कल वाली क्लास में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था भैया ना। तो वहां पर अपन ने देखा था कि भाई एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई किसी सरफेस के ऊपर फोटोन गिरेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाता है तो वहां पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि फोटोन नाम का एक वहां पर आया था पार्टिकल। ठीक है। तो लाइट के पार्टिकल को हमने वहां पर फोटोन नाम दिया था। फिर फोटोन के पास एनर्जी भी होती है, मास भी होता है, मोमेंटम भी होता है। फिर हमने देखा था यहाँ पर कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ते हैं क्या भाई। क्या इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी ऑफ फोटोन में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता ना। ठीक है। तो क्या होता है कि इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब ये है कि केवल और केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ही चेंज होंगे। इंटेंसिटी बढ़ रही है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी कम हो रही है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड भी कम हो रहे हैं। ठीक है। और अपन ने यहाँ पर फिर रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन प्रेशर, बाकी सब ये देखी थी। अब लास्ट में अपन ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, इसका नाम था लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखना भाई, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने बनाई थी एक ट्यूब। तो यहाँ पर बनाते हैं हम एक ग्लास की ट्यूब, ये रही, जिसके अंदर प्रेशर नियरली वैक्यूम होगा। इसके अंदर हम यहाँ पर लगा देंगे दो इलेक्ट्रोड्स। तो ये दो इलेक्ट्रोड आ गए, और फिर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक माइक मिलो एम्पियर लगाकर और साथ में एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे। ये आपने लगाई एक बैटरी, ये रहा। फिर पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम यहाँ पर ये वोल्टमीटर लगा देंगे और इस बैटरी का पोटेंशियल वेरिएबल होगा। फिर यहाँ पर से फोटोन आ सके, इसके लिए अपन यहाँ पर एक कोर्क या विंडो जिससे बोल सकते हैं वो लगा देंगे, और ऊपर हम लगा देंगे एक लाइट सोर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइट सोर्स, और इस लाइट सोर्स से फोटॉन्स आएंगे। अब इसको तो हम बोलते हैं कैथोड, और इसको हम नाम दे देंगे एनोड। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था भाई कि जब हम यहाँ पर इस लाइट से सोर्स को ऑन करते हैं, तो लाइट सोर्स ऑन करने पर यहाँ से फोटॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब यहाँ से फोटॉन्स बाहर निकलते हैं तो देखना कि भाई यहाँ से निकलने वाले फोटॉन्स, ये सभी के सभी फोटॉन्स आए और इस कैथोड के ऊपर जाकर इंसिडेंट हो गए। जब फोटॉन्स इस कैथोड पर गिरते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिटेड हो गए, इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो गया। अब मैंने आपसे कल बताया था इसको, मैंने आपको बताया था कल ऐसा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इनको तो हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इन सभी के पास में एनर्जी सेम होती है कि डिफरेंट होती है? डिफरेंट होती है, होता है ऐसा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की एनर्जी ज्यादा होगी। और सबसे कम एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम एनर्जी होती है जीरो के इक्वलेंट। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से बाहर ही आया है तो मिनिमम एनर्जी तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जीरो। और जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से बाहर आया और उसमें से केवल वर्क फंक्शन माइनस हुआ, उसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक या जीरो तक, जीरो से मैक्सिमम तक वेरी करती है इसके अंदर। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था इतना। तो अब देखिए कि पहले हमने इस बैटरी के पोटेंशियल को रखा 0 वोल्ट पोटेंशियल पे। ठीक। जब यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल 0 वोल्ट रहेगा, मतलब ये है कि कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। अब देखना कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनके पास में एनर्जी जीरो है। अगर एनर्जी जीरो है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं कर सकते, वो तो यहीं पे रहेंगे। अब कुछ के पास में एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, जीरो से थोड़ी ज्यादा होगी, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे मान लो। ठीक है। तो जिनके पास में थोड़ी ये एनर्जी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लो कि इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव किया लेकिन आगे पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है। यहां तक ये मूव किया और यहां पर मूव करते करते इसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट ये पूरा नहीं हो रहा, अभी करंट का फ्लो नहीं होगा। कुछ की एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो थोड़ी ज्यादा एनर्जी का है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा और आगे बढ़ा। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी
अभी करंट का फ्लो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। तो जिसकी एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी वो थोड़ा और आगे तक जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और आगे तक जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है लेकिन कम आ रही है। तो कम एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सर्किट पूरा नहीं हो रहा। तो अभी यहां पर करंट का फ्लो इनकी वजह से तो नहीं करेगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिन इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी इससे ज्यादा आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और ये जस्ट यहां कैथोड से एनोड तक जस्ट पहुंच पाया बस। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच गया, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस सर्किट को पूरा कर दिया। सिमिलरली इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी हुई, तो वो इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से एनोड तक पहुंचेंगे ही, मतलब ये सभी की एनर्जी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक ऐसे पहुंच गए। ठीक है, तो जिनकी एनर्जी कम है वो तो नहीं पहुंच पाएंगे, जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कैथोड से एनोड तक। ये सर्किट यहां से पूरा हो जाएगा, और सर्किट पूरा होने की वजह से करंट का फ्लो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखना कि यहां पर इन इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। हमने पोटेंशियल को रखा था 0 वोल्ट पोटेंशियल, 0 वोल्ट पोटेंशियल पर भी कुछ करंट का फ्लो तो यहां पर हो रहा है, हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को चेंज कर दूं, तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज करने पर इस करंट में कुछ चेंज आता है या नहीं आता, है ना। तो क्या करा कि अब मैंने यहाँ पर इस लाइट सोर्स की डिस्टेंस को वेरी किया। डिस्टेंस वेरी करने पर इसकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। डिस्टेंस कम करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं इस लाइट सोर्स को पास लेकर आया, तो पास लेकर आया, डिस्टेंस इनकी कम हो गई। तो अब जो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड यहां गिरेंगे वो पहले से ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ज्यादा गिर रहे हैं, तो ज्यादा फोटोन गिरने की वजह से ज्यादा संख्या में, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होंगे। जब ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होंगे, तो ज्यादा अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ऐसा। जब यहाँ पर हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच रहे हैं, बताइए करंट का फ्लो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे करंट का फ्लो भी बढ़ता जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का और करंट के साथ में, तो ग्राफ देखना ऐसा आता है अपने पास में। यहाँ पर एक्स पर तो आ जाएगी इंटेंसिटी और वाई पर आ जाएगा करंट। करंट का फ्लो यहाँ पर फोटो की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटो करंट। ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, करंट कहलाएगा फोटो करंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई, तो इंटेंसिटी बढ़ाते गए करंट का फ्लो बढ़ता गया। तो यहाँ पर रिलेशन आता है लीनियर, मतलब इस तरह से ये इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट का फ्लो भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि करंट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इंटेंसिटी के, ये रहा ऐसा। ठीक, तो शुरुआत में पोटेंशियल को अपन ने 0 वोल्ट पर ही रखा है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं किया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स में कोई चेंज अपन ने नहीं किया है, केवल और केवल हम इंटेंसिटी को ही चेंज कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो करंट का फ्लो भी इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये अपने पास ग्राफ आया इसका। इसके बाद में हम देखते हैं कि अब अगर मैं इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को और इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट कर दिया मैंने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट। अब अगर मैं इस बैटरी के पोटेंशियल को वेरी करूं, तो पोटेंशियल को वेरी करने पर अब करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट का फ्लो बढ़ता है या घटता है, उसका अपन यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो देखना भाई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, पोटेंशियल को हम वेरी कर रहे हैं। पोटेंशियल देखना लगाया गया है कि नेगेटिव पोटेंशियल तो आ रहा है कैथोड पर और पॉजिटिव आ रहा है एनोड पर। अब जैसे ही मैंने शुरुआत में यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट पे करंट का फ्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो यहां पर भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं एक, तो देखना। तो शुरुआत में यहां पर तो आएगा पोटेंशियल एक्स पर और वाई पर आ जाएगा करंट का फ्लो। तो जीरो पोटेंशियल पर कुछ करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल करंट का फ्लो हो गया 0 पोटेंशियल पे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर करंट का फ्लो पोटेंशियल बढ़ाया, तो पोटेंशियल बढ़ाते ही एनोड तो हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे। ठीक है ना,
विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो पोटेंशियल बढ़ाया तो एनोड हो जाएगा हाई पोटेंशियल में विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। तो ये एनोड अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा ऐसा। तो देखिए भाई कि यहाँ पर से हमने इसका कुछ स्मॉल अमाउंट में हमने यहाँ पोटेंशियल बढ़ाया है, थोड़ा सा ही बढ़ाया है बस। तो थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया है तो एनोड तो हो गया हाई पोटेंशियल पे। तो ये जो एनोड का हाई पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले जिस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी थोड़ी सी कम रह गई थी उस इलेक्ट्रॉन को ये एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अब एनोड से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड तक पहुंच गया ऐसा। मतलब हमने स्मॉल अमाउंट में पोटेंशियल बैटरी का बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन जो पहले नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम रह गई थी, वो इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड तक पहुंच गया। मतलब ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो गए पहले से भी, तो करंट का फ्लो पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने इस बैटरी के पोटेंशियल को थोड़ा सा और इंक्रीज किया। तो पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो देखना अब इसका हाई पोटेंशियल जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो और बढ़ेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को भी ये यहां से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी अब कैथोड से एनोड तक पहुंच गया। तो पहले से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच गए तो करंट का फ्लो और भी बढ़ जाएगा। फिर हमने पोटेंशियल को और बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा ऐसा। फिर क्या होता है कि हम पोटेंशियल बढ़ाते गए तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस पोटेंशियल पे इस कैथोड से निकलने वाला जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी इस एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये है कि भाई जिस पोटेंशियल पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचना स्टार्ट कर देगा। जब सभी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच जाएंगे तो उस कंडीशन में करंट का फ्लो हो जाएगा मैक्सिमम, हो जाएगा ऐसा। जब करंट का फ्लो मैक्सिमम हो जाएगा तो उस करंट को हम नाम देते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोल देंगे? सैचुरेशन करंट कह देंगे ऐसा। अब अगर मैं फर्दर यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज करूं तो क्या पोटेंशियल बढ़ाने पर अब करंट का फ्लो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। तो क्या होता है, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंच चुके हैं, करंट का फ्लो मैक्सिमम हो चुका है। अब फर्दर पोटेंशियल इंक्रीज करने पे करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इस वेरिएशन को यहाँ ग्राफ में शो करते हैं। देखिए, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट का फ्लो बढ़ता जाएगा और हो जाएगा मैक्सिमम। तो पोटेंशियल बढ़ने पे करंट का फ्लो बढ़ा और ये मैक्सिमम तक आ गया। इस करंट को हम नाम दे देंगे सैचुरेशन करंट। तो ये करंट कहलाएगा सैचुरेशन करंट। इसको हम IS से शो कर देंगे। तो ये होता है सैचुरेशन करंट। ठीक है, इससे ज्यादा करंट यहां पर नहीं कर पाएगा अगर इंटेंसिटी अपन ने कांस्टेंट कर रखी है तो। ठीक, अब हम चाहते हैं कि भाई ये तो हुआ करंट का फ्लो मैक्सिमम, हम देखना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर करंट का फ्लो जीरो भी हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या इसके अंदर कि हम करंट के फ्लो को जीरो कर दें, है ना? तो क्या होता है कि जीरो करने के लिए पहले मुझे इस बैटरी के पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। कम करते करते हम उसको ले गए 0 वोल्ट पोटेंशियल पे। तो जो पहले इनिशियल कंडीशन आ रही थी 0 वोल्ट वाली, उसी पे हम इसको लेकर आ गए। तो देखना भाई कि 0 वोल्ट पोटेंशियल पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना बंद कर देंगे। तो ये रहा, ये आ गई इनिशियल कंडीशन 0 वोल्ट वाली। अब अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉनों को यहां तक पहुंचने से रोकना है तो रोकने के लिए मुझे यहां पर इनको रिपेल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। रिपेल करने के लिए मुझे यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखना कि यहां पर इस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो ये बैटरी को हमने रिवर्स पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया तो ये तो हो जाएगा हाई और ये हो जाएगा इधर लो पोटेंशियल। ये रहा। अब देखिए कि जब हमने बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया तो अब ये जो एनोड है ये तो हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल पे विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। अब जैसे ही हम इस बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो इस एनोड का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में कुछ नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा
तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहां से इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाएगी इसके अंदर, है ना। तो क्या होता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहां तक पहुंच पा रहा है, केवल इतनी ही एनर्जी है कि यहां से यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो ये एनोड यहां से रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर देगा, मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता हुआ आ रहा था, यहां से ये रिपेल होके अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, मतलब अब पहले से कम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक पहुंचे। जब कम नंबर में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचे तो करंट का फ्लो पहले से कम हो गया, हो गया ऐसा। तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट का फ्लो कम हो रहा है। हमने नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया, तो और बढ़ाएंगे तो इसकी जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो और बढ़ेगा, मतलब इसके रिपेल करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। देखना कि अब ये इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां से रिपेल कर देगा, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी भी जिस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन तो ये भी यहां से यहां तक पहुंच रहा है, मतलब करंट का फ्लो यहाँ पर जीरो नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि करंट का फ्लो यहाँ पर जीरो हो जाए, तो जीरो करने के लिए हमें अब इसका नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते इस एनोड का एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आता है जिस पोटेंशियल पे ये मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जब नेगेटिव ये जो एनोड है जब ये मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, तो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गया, मतलब अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच सकता। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच सकता, मतलब अब यहां पर करंट का फ्लो कितना हो गया, जीरो हो गया, हो गया ऐसा। तो जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे एनोड के जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट का फ्लो जीरो हो रहा है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देंगे, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने पर करंट का फ्लो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और करंट का फ्लो बिल्कुल खत्म, एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अब देखना कि अगर मैं इसी टर्म को इस ग्राफ में शो करूं तो आएगा ऐसा कि पोटेंशियल यहां तो प्लस में आ रहा था, इधर जाएंगे तो आ जाएगा माइनस में। अब माइनस में पोटेंशियल ले जा रहे हैं एनोड का, तो करंट का फ्लो कम होता जाएगा। तो यहाँ करंट का फ्लो कम होता जा रहा है और कम होते होते बन जाएगा वो जीरो के इक्वल, आ जाएगा ऐसा। तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पे करंट का फ्लो कम हो गया और जीरो हो गया। जिस पोटेंशियल पे जीरो हुआ इसको हम बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट कह देंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तो हो जाएगा सैचुरेशन करंट, ये बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखना आएगा इस तरह से कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हमने लगाया तो मतलब ये है कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो तो है वी नोट के इक्वल। वी नॉट पोटेंशियल लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है वो इलेक्ट्रॉन भी कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को इस एनोड ने यहां से रिफ्लेक्ट बैक करा है। तो इस एनोड ने कितनी एनर्जी लगाई होगी, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में है, जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उतना इसने यहां से इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया ना। तो क्या होता है कि मतलब वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस पर जो एनर्जी अप्लाई की जाएगी, एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो चार्ज तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी नॉट। तो ई वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा ई वी नॉट। और इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो के एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहां से ई वी नॉट के इक्वल। बात समझ में आ गया इतने, अरे बात समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना। तो ये हुआ सैचुरेशन करंट और ये हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्या होता है कि यहां पर हम इस बैटरी के पोटेंशियल को तो वेरी करते रहेंगे प्लस में और माइनस में दोनों में। अब ग्राफ आते हैं दो अलग अलग तरह के, जिसमें क्या करते हैं कि एक में तो हम इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देंगे और हम इंटेंसिटी को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफ किस तरह से चेंज होता है। और दूसरे के अंदर क्या करते हैं कि हम इंटेंसिटी कांस्टेंट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे। फिर ग्राफ में क्या चेंज आता है अपन यहाँ पर उसको देखते हैं।
तो देखना यहाँ पर आएगा ग्राफ इस तरह से। तो पहला जो ग्राफ आएगा इसके अंदर देखना, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को तो कर देंगे कांस्टेंट और इंटेंसिटी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है लाइट सोर्स की, अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E बराबर एच न्यू होता है, ऐसा है ना। तो देखना भाई कि एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर एच न्यू होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा मतलब ये है कि फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट हो गई। जब फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो इस फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, हो जाएगा ऐसा। तो फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी भी कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, बताइए वी नोट कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा ना। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो वी नोट की वैल्यू भी कांस्टेंट ही आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए। अब हम यहाँ पर इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। इंटेंसिटी अगर मैं कम कर दूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी कम कर दी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कम हो गए तो कम ही इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो पाएंगे, होगा ना ऐसा। जब कम इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन ही कैथोड से एनोड तक पहुंचेंगे। तो बताइए जो सैचुरेशन करंट का वैल्यू है वो पहले से कम आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो इंटेंसिटी कम कर रहे हैं मतलब सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी कम आ रही है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा ऐसा। तो देखना कि यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो तो कांस्टेंट होगी, लेकिन जो करंट का वैल्यू आएगा वो तीनों के लिए अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पर इसमें 3 ग्राफ शो करूंगा, देखना। तो यहाँ पर हमने पहला ग्राफ बनाया, तो पहले मैंने किसी एक इंटेंसिटी पर और किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बना लिया। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है यहाँ पर, तो ग्राफ जैसा यहाँ ग्राफ था वही ग्राफ यहाँ पर भी बनेगा। तो ये ग्राफ अपन ने बनाया, ये रहा, ये आ गया ऐसा। अब अगर मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी को कम कर दिया, तो इंटेंसिटी कम करने पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसलिए वी नॉट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब भाई की इंटेंसिटी कम कर दी तो ये करंट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी, तो ये आ गया पोटेंशियल कांस्टेंट। करंट का फ्लो पहले से कम हो गया, ठीक है। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो करंट का फ्लो तो बढ़ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल अभी भी यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसलिए। तो यहाँ पर हम करंट के फ्लो देखना, ये बढ़ गया करंट का फ्लो, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर अगेन कांस्टेंट आएगा, ये रहा, ठीक है। तो इन तीनों ग्राफ के अंदर ये 1, ये 2 और ये 3, तो तीनों ग्राफ के अंदर जो फ्रीक्वेंसी 1 है वो इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 2 फ्रीक्वेंसी 3 के। तो तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट 1 इक्वल टू वी नॉट 2 इक्वल टू वी नॉट 3। तीनों के लिए इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी 1 से ज्यादा इंटेंसिटी है 2 वाले की, और 2 से ज्यादा इंटेंसिटी आएगी 3 वाले की। तो ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर ये 3 के लिए। तो तीनों के लिए सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी इसी ऑर्डर में आ जाएगी। तो आई एस 1 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है करंट 3, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है पहला ग्राफ जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी को अपन ने कांस्टेंट रखा है और इंटेंसिटी को अपन चेंज करते जा रहे हैं। अब सेकंड ग्राफ आता है वो इसका उल्टा बनेगा, मतलब कि उसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को तो चेंज करेंगे लेकिन इंटेंसिटी को अपन कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। देखना भाई कि इसको मैं इसमें बना रहा हूं, इसमें है ना। तो सेकंड ग्राफ में इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे, वेरी कर देंगे, ये रहा ऐसा। इंटेंसिटी कांस्टेंट है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी कांस्टेंट, मतलब जो सैचुरेशन करंट होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा ऐसा। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दूं
तो फ्रीक्वेंसी कम करने पर एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो गई मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो भी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर के ई मैक्स कम हो गया तो वी नॉट भी कम हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, मतलब कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे यहां पर कम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना इस ग्राफ में इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब करंट का फ्लो तो यही रहेगा। तो यहाँ पर ये करंट का फ्लो कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम कर दी मतलब पोटेंशियल की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। फिर अगर मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट का फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक करंट का फ्लो तो कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू पहले से ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर -1 -2 -3, तो ऐसा नहीं करना अपने को कि यहाँ पर -3 तो छोटा है -1 से, है ना। हमें इसका केवल मैग्नीट्यूड देखना है, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसा कि फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा 2 और 2 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी थर्ड वाले की, ये 1 2 और 3 ग्राफ। तो स्टिपिंग पोटेंशियल 1 से ज्यादा 2 का और 2 से ज्यादा 3 के लिए, तीनों की इंटेंसिटी यहाँ पर इक्वल है, तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। तो तीनों के लिए सैचुरेशन करंट भी सेम ही आएगा, ये रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्राफ होते हैं और इस ग्राफ पर कभी कभी आपके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन जब आए तो उसको ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में या ग्राफ में क्या दिया गया है। ग्राफ में अगर आपको सैचुरेशन करंट सेम दिया गया है तो उनके लिए इंटेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, अगर आपको स्टिपिंग पोटेंशियल सेम दिया हुआ है तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर इस ग्राफ से आते हैं, क्वेश्चन अपन कर लेंगे अभी आगे, है ना। अब इतना सब कुछ बता दिया यहाँ पर लेनार्ड ने। फिर क्या हुआ कि लेनार्ड ने बताने के बाद में फिर इसी एक्सपेरिमेंट को बाद में क्वांटम थ्योरी का यूज करके आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने अपने एक्सप्लेनेशन में ये कहा था कि भाई जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी बाहर आ रही है, ठीक है, तो लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी बाहर आ रही है तो उस लाइट एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया ऐसा कि भाई जब भी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है। अगर एक फोटोन को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो एमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर एक फोटोन को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता, उन्होंने कहा था कि भाई अगर मान लो अपने पास में ये कोई एक मेटल सरफेस है, ये रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका वर्क फंक्शन मान लो ये आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आ गया था वर्क फंक्शन। अब यहाँ से अपन ने लाइट सोर्स लिया और लाइट सोर्स के जो फोटोन की एनर्जी है वो आ रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन गिरेगा इसके ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन गिरेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना आ रहा है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से बाहर नहीं आ सकता, क्या करना पड़ेगा अपने को, इसकी एनर्जी को और बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि भाई अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई दूसरा फोटोन भी गिर जाए और इसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर केवल एक ही फोटोन गिरेगा बस, उससे ज्यादा फोटोन वहां पर नहीं गिरेगा। अगर एक फोटोन गिरने से इमिशन हो जाता है तो सही है, नहीं तो वहां से इमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर 1-to-1 इंटरेक्शन होगा फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। फिर एक और बात, हाँ इसमें, हाँ फोटो करंट नहीं, सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है।
सेचुरेशन करंट कांस्टेंट है। किसमें? इसमें? हाँ, ये करंट आ रहा है। हाँ, इसमें वेरी कर रहा है। यहाँ पर ये तो पोटेंशियल की वजह से वेरी कर रहा है ना भाई। अपन ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज करी ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा थोड़ा सा, उस वजह से यहाँ पर हल्का सा वेरिएशन आ रहा है करंट का। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है, जिस वजह से जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, तो पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो मैक्सिमम करंट आएगा ये वाला, ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, दो सोर्स यूज करें तो दो सोर्स अपन यहाँ पर यूज नहीं करते, हमेशा अपन मोनोक्रोमेटिक की बात करते हैं इसके अंदर, कि मोनोक्रोमेटिक अपन लाइट यूज करी है। ठीक है, टू सोर्स को यूज करेंगे ऐसा अपन ने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं देखा इसके अंदर। तो ठीक है, तो देखना कि यहाँ पर दो तीन पॉइंट तो हुए थे अपने आइंस्टाइन वाले। फिर आता है यहाँ पर कि भाई आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होगा, तो वो फोटोन अपनी 100% एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो सरफेस से बाहर आने में खर्च कर देगा, मतलब वर्क फंक्शन में खर्च कर देगा, और जो बाकी बची हुई एनर्जी होगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी स्टेटमेंट का अपन यूज करते हैं और हम बनाएंगे यहाँ पर आइंस्टाइन इक्वेशन का। यहाँ पर देखते हैं कैसे बनती है वो। ठीक है, तो यहाँ देखना भाई कि अपने पास में आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को मिली, तो इलेक्ट्रॉन के पास में ये सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो बाहर आने में खर्च कर देगा, मतलब वर्क फंक्शन में, और बाकी एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर ऐसा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये हो जाएगा यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन फाई। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेटमेंट और कहा गया था, वो कहा गया था इस तरह से कि भाई जब भी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है, और फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, देना ऐसा ग्राफ आएगा उसका। यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये अब क्या होता है कि इस फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में अगर रिलेशन देखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जब भी कोई फोटोन को अपने को इमिट कराना है, तो फोटोन को इमिट इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो फोटोन की एनर्जी होगी वो कम से कम वर्क फंक्शन के इक्वल तो होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन होगा, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ पाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रखी 0, तो 0 फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी ऑफ फोटोन भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो भी बढ़ती जाएगी। फिर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर इमिशन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ती जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते हो गया फोटोन की एनर्जी कितनी? वर्क फंक्शन फाई के बराबर। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हुई, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट कह देंगे। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी भी बढ़ेगी, जब फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो जो ग्राफ आएगा यहाँ पर वो होता है लीनियर ग्राफ। तो ये ऐसा ग्राफ इसके अंदर बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू फाई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। तो फाई इक्वल टू यहाँ पर आता है एच न्यू नॉट। इसके अंदर जो न्यू नॉट है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी आती है जिसको हम नाम दे देंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वो आएगा ऐसा, तो भाई फाई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू की जगह हो जाएगा लेमडा सी अपॉन लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखिए कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखें तो क्या इमिशन हो सकता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई तो क्या इमिशन हो सकता है क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही रखना पड़ेगा तभी इमिशन हो पाएगा। और अगर मैं वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा कर दूं तो होगा इमिशन? हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो क्या होता है कि अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ फोटोन कम होता है। ठीक है। तो अगर हम वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा कर देंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो जाएगा, मतलब इमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसपे इमिशन होता है, उससे ज्यादा पे इमिशन नहीं होगा, उससे कम पे तो हो जाएगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे इमिशन होता है, इससे कम पे नहीं होगा, ज्यादा पे तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ये होती है मैक्सिमम वेवलेंथ जिन पर इमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए कि फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट और फाई इक्वल टू जाएगा एच सी अपॉन लेमडा नॉट। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी वाली इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर दिया है तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई। अब जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर के अंदर उन सभी क्वेश्चन के अंदर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, के ई मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई, बस ये एक फॉर्मूला है इसके अंदर। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर अलग अलग वेरिएंट आते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है तो लाइट सोर्स का मतलब होता है वहां से फोटोन बाहर आने हैं। ठीक है। तो फोटोन बाहर आएंगे तो आपको अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप यहां पर एच न्यू यूज कर लें। अगर आपको वैलेंस दी जाती है तो आप यहां से एच सी अपॉन लेमडा यूज कर लें, या आप एच सी अपॉन लेमडा को 12,400 अपॉन लेमडा भी कर सकते हैं। तो बन जाएगा यहां से कि 12,400 अपॉन लेमडा। तो ये फॉर्मूला इन तीनों में से किसी एक को हम यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन में पुट कर देंगे। एक होता है कि वर्क फंक्शन फाई। तो वर्क फंक्शन फाई क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिया जाता है मैक्सिमम केसेस में। तो ठीक है। कभी कभार ना दे मान लो और आपको दे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी जाए अगर मान लो ऐसा, तो आप यूज कर लेंगे कि फाई बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। या अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दें तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट यूज कर लेंगे। और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इसी की तरह 12,400 अपॉन लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं, ये रहा। ठीक है। तो अगर आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो पहले आप वहां पर वर्क फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फिर आप लेट करके फाई या न्यू निकाल सकते हैं जो भी है ना। तो तीसरा होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। भाई क्वेश्चन में आपसे के मैक्स पूछेंगे या तो आप निकाल लेंगे ऐसे कैसे इसके अंदर रख के, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे यहाँ पर के मैक्स ना पूछ के आपसे पूछते हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा है। ठीक है। तो अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछी जाती है तो उस केस में आपको के ई मैक्स की जगह रखना पड़ेगा ई वी नॉट रखना पड़ेगा। या आपसे अगर पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है तो स्पीड के लिए आप यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर को लिख लेंगे। तो के ई मैक्स में आ जाएगा यहाँ पर से हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर वी हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस एक फॉर्मूले के अंदर हम अलग अलग तरह के वेरिएंट यहाँ पे ऐसे यूज कर लेंगे और इसी से अपने क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, लिखो एक क्वेश्चन।
लिखिए भाई। लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, light radiation of wavelength 310 nanometer, 310 nanometer, incident on a incident on a metal surface having work function, on a metal surface having work function 3 electron volt, having work function 3 electron volt. Then find first ke max, ke max, second लिखिए stopping potential, stopping potential, थर्ड लिखिए के ई मिनिमम, के ई मिनिमम, फोर्थ लिखिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर आया पहले का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाले का 1 वोल्ट। थर्ड वाले का 0 आएगा ऐसा? ठीक है। फोर्थ वाले का देखिए भाई, मैं भी सोल्व करता हूं यहाँ पे इसको कि फर्स्ट आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि के ई मैक्स कितना आ रहा है। ठीक है, तो के ई मैक्स का देना फॉर्मूला यहाँ पर आएगा कि के ई मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। तो बन जाएगा यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। अब एनर्जी ऑफ फोटोन तो आप निकाल लें, यहाँ से वेवलेंथ आपको दी गई है, वेवलेंथ आपको दी गई है नैनोमीटर में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन एंगस्ट्रॉम में, तो बन जाएगा यहाँ से 3100 एंगस्ट्रॉम। तो बन जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा माइनस 5 दिया गया है 3, तो बन जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, फिर सेकंड आपसे पूछा गया है कि वी नॉट कितना आएगा। ठीक, तो वी नॉट मतलब स्ट्रिंग पोटेंशियल, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर देना ऐसे कि के ई मैक्स इक्वल टू होता है ई वी नॉट। तो के ई मैक्स आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखना आएगा ऐसा कि के ई मैक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो के ई मैक्स तो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू ई वी नॉट, तो ई से ई कैंसल, तो वी नॉट आएगा यहाँ से 1 वोल्ट के इक्वल। ठीक है, तो बन जाएगा यहां से कि वी नॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ये आ गया। फिर थर्ड पूछा गया आपसे कि के ई मिनिमम कितना होगा। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ रहा है, तो अगर वो अंदर ही कोलिजन कर देगा तो सरफेस तक आते आते उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से ही बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो मतलब वहां पर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वो 0 के इक्वल आ जाती है, तो के ई मिनिमम ये हो जाएगा 0। फिर फोर्थ आपसे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये आपसे पूछा गया है जनाब। भाई मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको यहां से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला
के ई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से वी फाइंड आउट करना है, तो बन जाएगा कितना कि के ई मैक्स मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपको दिया हुआ है, ये हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल कर लें, तो के ई मैक्सिमम हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी, तो आपको उसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, बन जाएगा यहाँ से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट में 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। इसको आप सोल्व कर लें, कितना आएगा? कर लो इसको सोल्व। और लास्ट पूछा गया आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे ये वाला कि फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में फाई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट। तो यहाँ से न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन एच। फाई तो आपको दिया गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻19 -34। ये रहा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें अपना ये फॉर्मूले सारे के सारे यूज हो चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखाते हैं। चलो, कर लिया आपने सभी ने? लिखिए भाई। When incident wavelength is lambda, क्वेश्चन लिखिए। When incident wavelength is lambda, then stopping potential is 3v naught. Then stopping potential is 3v naught. 3v naught. If incident wavelength is 2 lambda, if incident wavelength is 2 lambda, then stopping potential is v naught. Potential is v naught. Then find out threshold wavelength in terms of lambda. Find out threshold wavelength in terms of lambda. In terms of lambda. Incident wavelength is lambda. Then stopping potential is 3v naught. When incident wavelength is 2 lambda, then stopping potential is v naught. Then find stopping threshold wavelength in terms of lambda. देखिए, यहां पर आपको दो कंडीशन दी गई है। तो आएगा ऐसा कि भाई लैम्डा 1 तो आपको लैम्डा दिया गया है, तो जो वी नॉट 1 है वो आपको दिया गया है 3v नॉट के इक्वल। और सेकंड वाले में आपको लैम्डा 2 दिया गया है 2 लैम्डा, तो वी नॉट 2 ये हो जाएगा वी नॉट के इक्वल। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, आपको फाइंड आउट करना है। अब जब भी आपसे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके अंदर आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी जाती है, तो पहले जो है आपको यहाँ पर वर्क फंक्शन फाई वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि हम ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें लेमडा भी आ जाए और वी नोट भी आ जाए। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ से कि वी नोट आ रहा है मतलब ये वाली टर्म्स, तो के ई मैक्स में तो आ जाएगा ई वी नोट। तो बन जाएगा यहाँ से कि ई वी नोट इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन में आ जाएगा एस सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन फाई। ये हो गया।
अब यहाँ पर ये दोनों केस के लिए हम यहाँ पर ये इक्वेशन भी अलग अलग से लिख लेते हैं। तो देखना कि पहले केस में वी नोट आ रहा है 3v0, तो बन जाएगा 3ev0 इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस 5, ये आगे पहली इक्वेशन। और सेकेंड वाले में आएगा इस तरह से कि ई वी नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लेमडा माइनस 5, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इन दोनों इक्वेशन का यूज करके फाई निकालना है, और फाई की वैल्यू अपने पास में आनी चाहिए लेमडा के टर्म्स में, तभी आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ पाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि भाई आप सेकंड वाली इक्वेशन से जो EV0 की वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख दें। ठीक है ना, तो आएगा ऐसा कि 3ev0 की जगह आ जाएगा एच सी अपॉन 2 लेमडा माइनस 5, तो 3ev0 इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस 5। इसको आप सॉल्व कर लें तो बन जाएगा यहां से 3hc अपॉन 2 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस 5। अब इस एच सी अपॉन लेमडा को आप इस साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा यहां से एच सी अपॉन 2 लेमडा, और 3 को आप इस साइड पे ले आओगे तो 3 माइनस 5 मतलब हो जाएगा ये 2। आपको यहां से 5 निकालना है तो 5 हो जाएगा, यहां पर 2 को नीचे ले जाओ तो एच सी अपॉन 4 लेमडा, ये हो गया 5 की वैल्यू। अब वर्क फंक्शन 5 होता है एच सी अपॉन लेमडा नॉट, तो यहां पर ये 5 हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा नॉट के इक्वल, तो लेमडा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4 लेमडा, आ जाएगा ऐसा। इनको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं करने के, है ना। एक क्वेश्चन और लिखें। लिखिए भाई, when the energy of incident radiation is when the energy of incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of photoelectrons emitted from a metal surface kinetic energy of emitted electrons from emitted photoelectrons from a metal surface increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. वापस सुनो, when the energy of incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface is increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. ठीक है, फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, यहां पर भी दो इक्वेशन बनेगी। पहले केस में के ई मैक्स दिया गया है 0.5, सेकंड केस में आ जाएगा 0.8। ठीक है, देखिए यहां बोला गया है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज्ड बाय 20%, तो इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब होता है फोटॉन्स, तो फोटोन की एनर्जी पहले वाले केस में अगर ई है तो बाद में जो एनर्जी है वो 20% से बढ़ गई, है ना। तो ना यहाँ पर आएगा ऐसा कि भाई E1 को तो आप मान लो E, ये तो होगा एनर्जी ऑफ फोटोन इन पहला केस ऐसा, तो सेकंड केस में जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो हो जाएगा E प्लस E का 20% यहाँ बढ़ चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो बन जाएगा हाँ यहाँ से 1.2 E ये बन जाएगा सेकंड केस में फोटोन की एनर्जी। फिर पहले केस में जो के ई मैक्स आ रहा है
वो आपको दिया गया है इन फर्स्ट केस में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के ई मैक्स सेकेंड केस में जो आपको दिया गया है ये आ रहा है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों को आपको यूज करके यहाँ पर वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बन जाएगा यहाँ से भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। तो यहाँ पर आएगी दो इक्वेशन, तो 0.5 इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन ई माइनस फाइव, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस में आएगा यहाँ पर कि एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन, तो ये है 0.8 बराबर 1.2 ई माइनस फाइव। ये दो इक्वेशन अपने पास में आ चुकी है। अब इन दोनों को आपको यूज करके फाई फाइंड आउट करना है। कर लोगे, है ना? क्या कर रहे हैं? माइनस कर दें? माइनस करो, प्लस करो, एलिमिनेट करो, तरीके बहुत सारे हैं इसके अंदर भी करने के, ठीक है ना? तो क्या होता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको यहाँ पर कि पहले अपन यहाँ से ई निकाल लेते हैं, तो ई तो हो जाएगा 0.5 प्लस 5, ये हो जाएगा ई, और इस ई की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दें, तो बन जाएगा यहाँ से कि 0.8 इक्वल टू 1.2, ई की जगह आ जाएगा 0.5 प्लस 5 माइनस 5। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 0.8 इक्वल टू 0.6 प्लस 1.25 माइनस 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखे। क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज आती है उसको समझे बस, केवल लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले तो अपने को ये लगाना है, इसके अंदर करना क्या है। एक क्वेश्चन और लिखे भाई। अ फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस, a photoelectric surface is illuminated, a photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength, lambda and lambda by 2, lambda and lambda by 2, lambda by 2. If the maximum kinetic energy, if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times, second case is 3 times that of the first case, 3 times that of the first case, then find work function of the surface, find work function of the surface, वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। वर्क फंक्शन यहाँ पर आपको लैम्डा के टर्म्स में निकालना है ना? हाँ। A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. If maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that of the first case, then find work function of the metal. Hc upon 2 lambda आ रहा है ऐसा? देखिए भाई, यहां पर पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में बोला गया है, तो के ई मैक्स पहले वाले केस में E1 इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब Hc अपॉन लेमडा माइनस 5। ये पहला केस हुआ। सेकंड केस में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो आ गई मान लो E2, तो E2 हो जाएगा Hc अपॉन लेमडा बाई 2 माइनस 5, या सेकंड इक्वेशन, ठीक है।
अब क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन द सेकेंड केस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट केस, है ना। मतलब एनर्जी इन द सेकेंड केस इज 3 टाइम्स द एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 3E1। बस आप क्या करना है आपको यहाँ पर कि E2 की जगह तो आप रख देंगे 2hc/λ-5 और E1 की जगह आप रख देंगे hc/λ-5। इसको सोल्व कर लें आप, है ना। तो आएगा यहाँ से कि 2hc/λ-5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ hc/λ-5। तो 2hc/λ-5 इक्वल्स टू 3hc/λ-3 तो इसको 2hc/λ को आप इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से hc/λ और 3 को आप ले जाओ इस साइड पर तो बन जाएगा 2 तो 5 इक्वल टू हो जाएगा hc/2 ठीक है। क्वेश्चन और कराएं क्या? एक क्वेश्चन और लिखो चलो। E इक्वल टू 100 वोल्ट/मीटर साइन 5 × 10⁻15/सेकेंड इंटू टी प्लस साइन इसके साथ ही आएगा ये 8 × 10⁻15/सेकेंड इंटू टी। ये रही इक्वेशन, लिखो इसको। लिख लिया इक्वेशन। अब क्वेश्चन लिखो जल्दी से। देखिए भाई, लाइट डिस्क्राइब्ड एट अ प्लेस light described at a place by the equation by the equation by the equation fall on a metal surface fall on a metal surface having work function fall on a metal surface having work function 2 electron volt having work function 2 electron volt. Then calculate the maximum kinetic energy of photoelectron. Maximum kinetic energy of photoelectron. अब देखिए भाई, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है के ई मैक्स। तो देखना कि आपको क्वेश्चन के अंदर वर्क फंक्शन फाई दिया गया है, वो आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। अब देखिए कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ रही है, तो के ई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई। अब यहाँ पर फाई तो आपको दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, लेकिन एनर्जी ऑफ फोटोन तो पता ही नहीं है ना। तो क्या होता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है एच न्यू, होता है ऐसा। अब यहाँ पर न्यू तो है फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन में तो E बराबर ई नॉट साइन ω1t प्लस साइन ω2t, ये इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो यहां पर ये तो हो जाएगा ω1 और ये हो जाएगा ω2। ये आपको यहाँ पर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो अगर हम यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूज करके फाई या फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो आएगा ऐसा कि भाई फ्रीक्वेंसी न्यू होता है 1/t, होता है क्या ऐसा, और टी होता है 2π/ω, ऐसा होता है क्या? अरे होता है ना ऐसा। फिर बन जाएगा यहाँ से कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू हो जाएगा H ω/2π हो जाएगा। तो यहाँ पर से अपने को ओमेगा की वैल्यू को पुट करना है और अपने पास में एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा।
अब यहाँ पर ओमेगा भी आपके पास दो आ रहे हैं, एक तो ओमेगा 1 है और एक ओमेगा 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओमेगा कौन सा यूज करें? तो देखिए कि हमें चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए हमें फोटोन की एनर्जी भी मैक्सिमम चाहिए, और फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी? जब ओमेगा भी मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर ओमेगा 1 लेंगे, ओमेगा 2 लें अपन, ओमेगा 2 ले लेंगे ऐसा। तो यहाँ पर हम ओमेगा 2 का यूज करेंगे, तो बन जाएगा यहाँ से कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू ओमेगा 2 आ जाएगा 8 इंटू 10⁻15 अपॉन 2 पाई 3.14। अब ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये तो आएगी जूल में, आपको जो वर्क फंक्शन दिया गया है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करेंगे अपन, इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड कर लेंगे, मतलब आएगा यहाँ पर कि 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको सोल्व कर ले, देखना आएगा यहाँ से 1.6 और 4 कैंसिल हो जाएगा ऐसे ये, ठीक है। 16 4 64 होता है तो आपस से आएगा ये, तो 4 और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 8 जो बन जाएगा 16। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 3.14 इंटू 10 की पावर देखते हैं -19 जाएगा ऊपर, +19, 19 + 15 हो जाएगा 34, 34 - 34 आपस में कैंसिल हो गए सारे के सारे। अब तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 3.14 कितना आएगा, 3.5 समथिंग आएगा, है ना। तो 5.2 मान ले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये तो आ गया एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको निकालना है के ई मैक्स, तो के ई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 5.2 - 2 मतलब 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन वगैरह तो हो गए हैं। अब क्या होता है, कुछ एक दो ग्राफ है अपन देख लेते हैं उसको। तो ग्राफ आएगा इस तरह से कि भाई जो फॉर्मूला अपने पास में आता है के ई मैक्स का, तो आएगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख देंगे एच न्यू माइनस फाइव। तो ये तो होता है एक फॉर्मूला एनर्जी के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी इससे कंपेयर कर लें अपन, है ना। तो इस वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन तो होती है स्ट्रेट लाइन की होती है, और इतना कि यहाँ पर y पे तो आ जाएगा के मैक्स, m तो यहाँ पर स्लोप होता है कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है h, x हो जाएगा यहाँ पर वेरिएबल, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, और c होता है y इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा यहाँ पर फाइव। हो गया ऐसा, मतलब ये वाली इक्वेशन भी ऐसी ही इक्वेशन है। तो अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसका भी कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बनेगा ऐसा, है ना भाई। ग्राफ बनेगा अपने पास में, तो ग्राफ में x पर तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और y पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये रहा। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जाती है कहां तक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद इमिशन स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो ये ग्राफ आ गया अपने पास में। अब इस लाइन का जो स्लोप आएगा ये वाला, ये स्लोप होता है टेन थीटा, ये इसको हम लिखते हैं m से, ठीक है। और इस वाले इक्वेशन में m हो रहा है h के इक्वल, तो यहां पर स्लोप इक्वल टू हो जाएगा h। मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने फ्रीक्वेंसी और के ई मैक्स के बीच ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, क्या करेगा, प्लैंक कांस्टेंट शो करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं कई बार। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो प्लैंक कांस्टेंट h को शो करेगा। फिर जब हम इस वाले ग्राफ को पीछे
की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ एक्सटेंड करने पर जिस जगह पर ये y को कट करता है तो ये हो जाएगा इसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। और y इंटरसेप्ट यहाँ पर है c, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये फाई, तो ये जो y इंटरसेप्ट है ये फाई बन जाएगा। ठीक है ऐसा, तो ये तो हो जाएगा y इंटरसेप्ट, ये स्लोप जो h के इक्वल है, और अपने पास में ये ग्राफ ऐसा बन गया। अब इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे ऐसे कि भाई आप यहां पर के ई मैक्स की जगह लिख देंगे ई वी नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो देना भाई कि के ई मैक्स की जगह आ जाएगा ई वी नॉट, तो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई, तो वी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू बाय ई माइनस फाई अपॉन ई। अब अगर मैं अगेन इस वाली इक्वेशन का भी ग्राफ बनाऊं तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी से कंपेयर करने पर y पर तो आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, m जो यहाँ पर कांस्टेंट है स्लोप है ये यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन ई के बराबर। ठीक है, तो अब देखना कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ आएगा फ्रीक्वेंसी और v नोड के बीच। तो अगेन यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्राफ स्टार्ट होगा, ग्राफ आगे बढ़ा ऐसे, ये इसका स्लोप आ गया, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है ये स्लोप इक्वल्स टू हो जाएगा m बराबर हो जाएगा h अपॉन ई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई हमने फ्रीक्वेंसी और v नोट के बीच ग्राफ बनाया है तो इस ग्राफ का स्लोप क्या शो करेगा, h अपॉन ई शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका स्लोप, और फिर अगेन इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं तो जहां ये y को कट करेगा तो ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट जो फाई अपॉन ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो स्लोप का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अभी चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, कुछ कुछ चीजें बाकी हैं इसके अंदर, वो भी कर लेते हैं, है ना। अब देखिए कि एक टर्म और आती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। ये क्या होता है, तो क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि भाई जब फोटोन सरफेस पे गिरा तो कितने फोटोन पर सेकंड गिर रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वहां से इमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा उसी को हम बोल देंगे क्वांटम एफिशिएंसी। अब ध्यान रखना है कि जब भी कोई फोटोन सरफेस पर गिरता है तो जितने फोटोन गिरते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब फोटोन सरफेस पर गिरता है तो फोटोन सरफेस के अंदर भी जाता है, तो अगर वो सरफेस के अंदर चला गया और किसी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाकर इंसिडेंट हो गया तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से बाहर आएगा तो बीच में कॉलिजन करेगा, उसकी एनर्जी में लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि हमेशा हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड से कम ही रहेंगे। ठीक, तो यहां पर आएगा ऐसा कि ये अपने पास में एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पर अपन ने लिया लाइट सोर्स, तो ये लाइट सोर्स इसको अपन ने ऑन किया तो यहाँ पर से ये फोटोन बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। मान लो कि अभी इस लाइट सोर्स से NP नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बाहर निकल रहे हैं और सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। तो NP फोटोन जब इंसिडेंट होंगे तो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ये आ रहा है NE के बराबर। ठीक है, तो NP फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट हुए, NE इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहां से इमिट हो गए, तो जो क्वांटम एफिशिएंसी होगी नीटा ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इनटू 100, तो ये कहलाएगा क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका यूज बेसिकली हमारे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो जब आपसे फोटो करंट पूछे तो उस केस में अपने को यहाँ पर इसको यूज करना है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो अपन आगे कर लेंगे फिर बाद में। ठीक है, और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेंगे आपने जो कल दिए थे कल नहीं दिए क्या, लिखो फिर। वन में तो आप सारे कर लें 28 तक, इजी क्वेश्चन है, न्यू ही हो जाएंगे फटाफट फटाफट पढ़ के ना। वन में तो लेके एक्सरसाइज वन में 1 से 28 तक, सेकंड में लगाएं, सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 11 रहना, चलो अभी 11 रहने दो अभी। 14 15 19 21 22 28 31 32 32 35 37 38। ठीक है, इनका अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में फिर। ओके। इन कोलिजन विद मैटर